मैं एक चैलेंज खुला करता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि बादल डर गया तुमसे, तो बादल के सामने आके बोलो जरा जो बोलना है। मेरे को धमकी मत देना भाई, और इतने बड़े क्रिमिनल नहीं हो तुम कि कोई भी मेरे को धमकी दे दो। मैं बोलता हूं बादल किसी से डरता नहीं है। ये बैंचो 70-70 सेंटीमीटर के बच्चे आके अगर मेरे को ज्ञान सिखाने लग जाए कि बादल तू डर गया, ये हो गया, बादल के सामने आना कभी और तब बोलना बादल को। एंड माय न्यू कोच मुकेश सर। हेलो। राहुल ऐसा है, राहुल ऐसा है, राहुल ऐसा है। 8 साल हो गए तुम्हारे को बुराई करते करते, तुम कुछ उखाड़ तो पाए नहीं भाई। ये लोग वो हैं जब ये बराबरी नहीं कर पाते ना, तो ये पीछे बुराई करते हैं कि भाई राहुल भाई ने जो है बादल भाई के लिए ऐसा बोला। जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसके सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिकॉज मैं आपको उस आदमी का, उस शख्स का नाम बताने वाला हूँ जिसने फेक इंडस्ट्री की शुरुआत, सप्लीमेंट इंडस्ट्री, फेक इंडस्ट्री की शुरुआत इंडिया में करी। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। 4-5 अपडेट लेके आया हूं। सबसे पहला जो अपडेट होने वाला है भाई, जो अपने राहुल फिटनेस भाई हैं, उन्होंने भी अपना कोच चेंज कर लिया है। जो उनका कोच अभी नया होने वाला है कुलदीप यादव। जब उन्होंने अपना कोच ज्वाइन किया कुलदीप यादव, तो लोगों ने कमेंट में उसको बहुत सारी चीजें बोल दी। आजकल हमारे बॉडी बिल्डरों की जो वीडियोज होती है या इंस्टाग्राम होते हैं, तो कमेंटों में लोग बहुत कुछ बता लिख देते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा राहुल फिटनेस को गुस्सा भी आ गया। और दोस्तों, कुलदीप यादव जो हैं वो ऑलरेडी अभी हाल में ही एक और IFBB प्रो जो अपने हैं इंडियन रॉक, उनके भी कोच रहे हैं, आपने देखा होगा। तो जो है आपको पता है, अपना दिल्ली प्रो शो से पहले सम्राट भाई के पास भी राहुल फिटनेस गए थे। तो ये छोटा सा एक अपडेट है। अभी उनके 3 कोच लगा लो आप। अभी आगे जर्नी उनकी जो रहने वाली आपके सामने रहेगी। तो जो राहुल फिटनेस को थोड़ा गुस्सा आया, एक वीडियो आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा जो अपडेट है दोस्तों, वो है अपना नितिन चंदीला भाई की तरफ से। नितिन चंदीला भाई अगले 27 से 28 दिन बाद अपना नेपाल के अंदर मिस्टर एशिया का गेम होने जा रहा है, जो कि पिछली बार भी मिस्टर एशिया मालदीव में हुआ था, जहां पे आप सब लोग जानते हैं कि अनुज ताल्यान के साथ उनकी मेन फाइट रही थी। अभी ये मिस्टर एशिया जो है नेपाल के अंदर होने वाला है। यहाँ फिर से ये आमने सामने होने वाले हैं, और ये अगली एक स्पेशल वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूं। तो थोड़ी सी आपको नितिन चंदीला की हाल की तैयारी और थोड़ी सी मैं अनुज ताल्यान की तैयारी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगला जो अपडेट रहने वाला है वो है भाई, जो तरुण गिल है। तरुण गिल ने डायरेक्ट शेरू अंग्रेज का नाम लेकर यह बताया कि भाई इंडिया में जो फेक सप्लीमेंट की स्टार्टिंग जो की थी वो करी थी शेरू अंग्रेज ने। उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया, ये वीडियो देखना। दूसरा, तरुण गिल का कहना है जो दिल्ली में अभी जो प्रो शो हुआ था, उसके बाद अभी अगला जो प्रो शो नवंबर में होने वाला है मुंबई के अंदर। तो मुंबई के अंदर जो शो होगा वो प्रो शो नहीं होगा, सिर्फ प्रो कार्ड तो वहां दिए जाएंगे। शायद 30 से 32 प्रो कार्ड वहां फिर मिलेंगे। तो 3 दिन का एक्सपो होता है दोस्तों। फर्स्ट डे जो होता है वो वेट करने का होता है हर एक एथलीट का। सेकंड डे होता है अपना आप प्रो कार्ड जीतते। तीसरा दिन होता है आपका प्रो शो खेलने का। तो प्रो शो के बारे में तरुण गिल कह रहा है कि नहीं होने वाला, क्योंकि अभी अगले साल के जो ये इस साल ओलंपिया होना है, इससे अगले साल जो ओलंपिया हो उसकी डेट अभी नहीं मिली है। इससे अगला अपडेट है भाई इंडियन हल्क बादल को लेकर। इंडियन हल्क बादल ने बहुत सारी चीजें बोली हैं। और इससे अगले अपडेट की बात करें तो दोस्तों, रोहित खत्री, सब जानते हैं भाई, रोहित खत्री जो है उन्होंने भी अपना कोच चेंज कर लिया। उनका पहले कोच थे अंकुर शर्मा। उन्होंने सारी डिटेल में बातें बताई है। उन्होंने नया जो कोच ज्वाइन किया है वो है अपने मुकेश गहलोत गुरुजी। मैं आपको दोस्तों बता दूं, मुकेश गहलोत गुरुजी जी का जो जिम है वो द्वारका मोड़ दिल्ली में है, और वहां से करीबन जो रोहित खत्री की जिम है ज्यादा दूर नहीं है, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे ही है ज्यादा। मैं गया भी था, आप लोगों को पता है, जब दिल्ली प्रो शो हुआ था। तो उन्होंने भी पूरी डिटेल में सारी चीज रोहित खत्री ने बताई। भाई मैंने क्यों मुकेश गहलोत गुरुजी को ज्वाइन किया, क्या कारण रहा, पूरा वीडियो आपको देखने को ये मिलेगा। ये सारे अपडेट आप देख के फिर मिलते हैं दोस्तों वीडियो के एंड में।
आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसके सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिकॉज मैं आपको उस आदमी का, उस शख्स का नाम बताने वाला हूँ जिसने फेक इंडस्ट्री की शुरुआत, सप्लीमेंट इंडस्ट्री, फेक इंडस्ट्री की शुरुआत इंडिया में करी। जान नहीं उसका नाम? उस शख्स का नाम है शेरू अंगरीश। शेरू अंगरीश वही जो एक एक्सपो के प्रमोटर भी हैं, जो आप सबको वादे करते हैं ओलंपिया लेके जाने के लिए। तो कैसे इन्होंने ये फेक सप्लीमेंट, पहले इंडियन जो फेक सप्लीमेंट इंडिया में लेके आए, कैसे लेके आए, तो आइए जानते हैं। तो इसकी शुरुआत हो जाती है 2007, 8, 9 में, उसी साल के दौरान में जब ये यूके में मिलते हैं हमारे 6 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया डोरियन येट्स से। और डोरियन येट्स को बहुत कन्विंस करते हैं, मनाते हैं। आपको पता है शीशे में तो उतारने में ये माहिर हैं ही हैं लोगों को। उनको बोलते हैं कि हम एक अपनी सप्लीमेंट कंपनी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम था डीवाई न्यूट्रिशन, डोरियन येट्स न्यूट्रिशन। वो कंपनी स्टार्ट करते हैं और फिर इतना कन्विंस करने के बाद डोरियन येट्स मान जाते हैं। उसके बाद ये कंपनी शुरू होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होती है। लेकिन आप ये देखिए कि वो लोगों से, डिस्ट्रीब्यूटर्स से सारा पैसा उठा लेते हैं कि उनको, आपको डोरियन येट्स का एक सप्लीमेंट लाइन आ रही है, हम उनकी सप्लीमेंट भेजेंगे आपको, चाहे वो इंडिया हो कहीं भी हो, हम आपको उनके सप्लीमेंट्स भेजेंगे। लेकिन ये हर डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा उठा लेते हैं, लेकिन उनके पास, किसी के पास भी डोरियन येट्स का सप्लीमेंट नहीं जाता। हमारे शेरू जी भाग जाते हैं ये पैसा उठा के डिस्ट्रीब्यूटर्स का। फिर डोरियन येट्स अपनी जेब से वो पैसा सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिफंड करते हैं और वीडियो बनाते हैं कि मैंने शेरू जैसा करप्ट आदमी आज तक नहीं देखा, और आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी कभी भी शेरू अंगरीश के साथ काम मत करना। Right brand when we first launched in America, and it was just a trail of lies, and ultimately he supposedly sold a lot of products to distributors, promised them products, they sent him money, and he disappeared with the money and didn't send them any products, and eventually I just had to refund these individuals myself, and I think they would be happy to go on the record as well. Sheru promised them products, didn't send them products, took their money and disappeared with the money and the products. I'm no longer associated with Sheru in any way, thankfully, and I would advise everybody to stay clear of this character, and I think is very bad for the sport. So जब फाइनली प्रोडक्ट्स ये जो डोरियन येट्स के इंडिया में आ जाते हैं, जो भी बचे हुए होते हैं वो बिक जाते हैं। लेकिन डोरियन येट्स का नाम तो आ गया इंडिया में, तो आपको फिर पता ही है, उनको, लोगों को लगा कि यार डोरियन येट्स का नाम आ गया, क्यों ना हम उनका लेबल यूज़ करके अंदर अपना माल डाल दें। बिकॉज जब डोरियन येट्स ने वीडियो बनाया कि यार मैंने सबको रिफ़ंड करा है डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी जेब से, तो वो कंपनी बंद हो जाती है, डोरियन येट्स न्यूट्रिशन वहीं पे बंद हो जाती है। सो 2012-13 में फेक सप्लीमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं डोरियन येट्स न्यूट्रिशन के, जिसका डोरियन येट्स से कोई लेना देना नहीं है। एंड गेस व्हाट, वो सप्लीमेंट पहले कौन बनाता है? हमारे अपने शेरू अंगरीश जी। वही गंदा पाउडर मिला के उस लेबल के अंदर, डोरियन येट्स न्यूट्रिशन के अंदर ये लोगों को बेचते हैं। ये बेचने के बाद लोगों को, सबको इनकरेजमेंट मिलती है, अरे यार ये तो बहुत आसान काम है, फ़ौरन लेबल लो, लेबल के अंदर कुछ भी, डब्बे में कुछ भी मिला दो और बेच दो, 300 रुपये 400 रुपये का बनेगा और उसको बेच दो 4000 5000 में। इससे अच्छा प्रॉफिट और क्या होगा? यहाँ से वो सबको सिखा देते हैं नकली सप्लीमेंट कैसे बनते हैं और कैसे बेचे जाते हैं। दिस इज़ शेमफुल। एक तरफ आप लोगों को ओलंपिया लेके जाने का वायदा करते हो, दूसरी तरफ जो ओलंपियंस ऑलरेडी बन चुके हैं वो आपको करप्ट कहते हैं, आप मना करते हैं आपको कि आपके साथ कभी काम मत करना, बिकॉज आपके जैसा मक्कार करप्ट आदमी उन्होंने नहीं देखा। और तीसरा, आप इंडियन एथलीट्स को ये गंद बेचते हो। कैसे इंसान हो यार आप। तो गाइस, एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, प्रो शो जो होने वाला है मुंबई में वो नहीं होगा। या आपने सही सुना, वो प्रो शो नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो ओलंपिया क्वालिफायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज अभी तो नेक्स्ट ईयर ओलंपिया के डेट्स भी अनाउंस नहीं हुए। सो अगर इस साल नवंबर में प्रो शो होता है तो भाई अब अगले साल ओलंपिया के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकते हो? उसका भी तो कैलेंडर ईयर होता है, नहीं होता। सो मैं प्रमोटर से पूछना चाहूँगा कि भाई साहब, आपने ये बात जून में जब आपने प्रो शो दिल्ली का ख़त्म किया, क्यों नहीं शेयर करी एथलीट से? वो बेचारे एथलीट्स ये सोच के प्रेप करते रहे कि हम नवंबर में खेलेंगे, नवंबर में खेलेंगे, और अभी भी आप श्योर नहीं हो कि वो प्रो शो होगा नहीं होगा। तो मैं ही बता देता हूँ आपको,
ये प्रो शो नहीं होगा। अगर होगा तो वो ओलंपिया के लिए क्वालिफायर नहीं होगा, वो एक जस्ट अनदर प्रो शो विच इज़ ऑफ नो यूज़। तो अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ये मेरी प्रिडिक्शन है। देयर इज़ नो प्रो शो हैपनिंग। आई फील सॉरी फॉर ऑल द बॉडी बिल्डर्स प्रो जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं इस होप में कि वो नवंबर का प्रो शो खेलेंगे जो मुंबई में होने वाला है। बट आपको तो पता ही है हमारे प्रमोटर वो एक झांसा दे के रखते हैं लोगों को कि हाँ भाई प्रेप करते रहो। अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया, कोई क्लैरिटी नहीं दी कि प्रो शो होने वाला नहीं होना। तो मैं बता देता हूँ आपको, प्रो शो नहीं होने वाला भाई, प्रेप अपनी कर दो बंद। जैसे कि मैं अभी भैया के पास गया था ट्रेनिंग करने के लिए, कुलदीप भैया आप जानते हो, कुलदीप सिंह यादव। लॉकडाउन का टाइम था, मैंने काफ़ी टाइम उनके साथ ट्रेनिंग करी है। 3 साल मैंने उनका ट्रेनिंग करी है, 19, 20 और 21, शायद मैंने वीडियो में बताया भी है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग कराया। उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, गुरुजी की जिम बंद थी अपनी, और अपनी जिम उस टाइम पे खुली हुई थी। तो भैया ट्रेनिंग करते थे, मेरे को भी ट्रेनिंग कराते थे। तो काफ़ी अच्छा भैया का प्यार था, सपोर्ट था मेरे साथ। ठीक है, और मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी उनके अंडर में रह के, प्रोग्रेस भी करी, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरुजी के पास नहीं जा पा रहा था। तो वो तो बात होगी भैया की ट्रेनिंग की कि आपने कोच, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं आपने कोच क्यों बदला। अब बात आ जाती है गुरुजी के ऊपर मेरे भाई। ठीक है, तो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे कमेंट्स करके मेरे को कि आपने गुरुजी के छुरा भोंक दिया पीठ में। ठीक है, और आपने गुरुजी को क्यों छोड़ दिया, गुरुजी में क्या कमी थी। भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, और सम्राट भाई को लेके भी बहुत सारी चीज़ें उठ रही है। तो भाई मैं एक चीज़ बता दूँ पहले सम्राट भाई के बारे में। तो भाई मैं भैया के पास गया था पोजिंग सीखने के लिए, जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी, और भैया ने ट्रेनिंग भी कराई उस टाइम पे 15-16 दिन मेरे को। तो भाई उनका प्यार सपोर्ट हमेशा है और हमेशा रहेगा, और जब जरूरत पड़ेगी मुझे भैया की तो मैं फिर से जाऊँगा। और ये चीज़ मैंने भैया को कॉल करके बोल दिया कि मैं कुलदीप भैया के पास ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। अब आ जाते हैं गुरुजी के ऊपर। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि गुरुजी को आपने छोड़ दिया, गुरुजी के आपने पीठ में खंजर भोंक दिया, उनको आपने क्यों छोड़ दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया आपको कुछ। तो मैं सारी गलत गिले शिकवे दूर करना है आपने। देखो गुरुजी मेरे पिता है, आज जो भी कुछ हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ अपने गुरुजी की वजह से हूँ। आज अगर राहुल फिटनेस बना है ना तो सिर्फ मेरे गुरुजी का आशीर्वाद से। 8-10 साल उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई है। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे मैं नहीं गया गुरुजी के पास, जो भी मेडल आता है गुरुजी के पास जाता है। वो गुरुजी है मुकेश सिंह गहलोत, वो हमेशा मेरे रहेंगे, फॉर एवर माई गुरुजी। जब तक मैं जीऊँगा ना भाई वो मेरे गुरुजी रहेंगे। लेकिन अभी मैं ट्रेनिंग कुलदीप भैया के पास जाके कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, मेरे शोल्डर में इंजरी है, तो भैया को मेरी इंजरियों के बारे में पहले से पता था, और उन्होंने उस बीच में जब मुझे ट्रेनिंग कराई थी ना तो मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला था, और मेरी अपर चेस्ट भी अच्छी ग्रो हो गई थी। ठीक है ना, और गुरुजी के पास जब जरूरत होगी तो गुरुजी के पास भी जाएंगे। भाई मैं ऐसा नहीं कि गुरुजी से मैं अलग हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ। मैं उनके पास, मेरे ये रहा 1 किलोमीटर पे है मेरा भाई जिम गुरुजी का, और गुरुजी से मेरा बहुत प्यार है। गुरुजी को पता है कि मेरा बच्चा कहीं भी जाए मेरे पास ही आएगा। ठीक है ना, तो जब भी मेरे को मन करेगा गुरुजी से मिलने का, भाई मैं हफ्ते 10 दिन में गुरुजी के पास पहुँच जाता हूँ, या मैं फ़ोन लगा लेता हूँ गुरुजी को। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी मेरे हमेशा है और हमेशा रहेंगे, ये गलतफहमी निकाल दो। और मैं कुलदीप भैया के अंडर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ सिखा रहे हैं भैया, ठीक है, उनको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। जब मेरे गुरुजी को दिक्कत नहीं है, सम्राट भैया को दिक्कत नहीं है, मेरे कुलदीप सिंह भाई भैया को दिक्कत नहीं है, तो आपको दिक्कत क्या है। मेरे बहुत सारे कोच है। हेटर्स के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये जो इधर उधर चुगलियाँ करते फिरते हो ना, राहुल ऐसा है, राहुल ऐसा है, राहुल ऐसा है। 8 साल हो गए तुम्हारे को बुराई करते करते, तुम कुछ उखाड़ तो पाए नहीं भाई। ठीक है, तुमसे पीछे था, आज भगवान की कृपा से मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो मैं उनसे सिंपल सी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, कि जहाँ पे तुम बैठ के मेरी बुराई कर रहे हो ना 10 लोगों में, तो वहाँ पे 9 लोग भाई मेरे मिलेंगे आपको। तो ध्यान से मेरे बारे में बोला करो, क्योंकि वो बात उड़ती उड़ती मेरे तक पहुँच ही जाती है। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, 8 साल 10 साल आपने लगा दिए मेरे पीछे, तो भाई ऐसा मत करो आप। ठीक है, आपके बाल उड़ जाएंगे सारे, कुछ नहीं बचेगा मेरा भाई। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, अपनी 8 साल अगर आप मेरे ऊपर ना लगा के आप मेहनत कर लेते ना, शायद आपका नाम पूरी दुनिया में होता आज मेरे भाई। ठीक है, तो समझने वाला समझ गया, बाकी जो ना समझा नाड़ी है मेरे भाई। मैं सिंपल सी बात बोलना चाहता हूँ कि मेहनत करो और आगे बढ़ो। किसी अभी जैसे कल परसों की कोई वीडियो राहुल भाई की आई थी, जिसमें उसने बोला था कि कोई बंदा उसको जो है उसके बारे में बुराई कर रहा है, उसके बारे में ऐसा कुछ कर रहा है। तो उसने बिल्कुल सही बात बोली कि उसकी औकात नहीं है उसके बगैर उसके लेवल पे आने की, तो वो बुराई कर रहा है। भैया वो बंदा कौन है, मेरे को मालूम है, राहुल भाई ने मेरे को बताया था। राहुल भाई ने किसी को सामान दिया, सप्लीमेंट्स वगैरह दिए या कुछ चीजें दी थी उसको। वो बंदा, उसने सामान देख लिया, उसने कहा कहाँ से लेके आ रहा है, उसने कहा मैं राहुल से लेके आ रहा हूँ। तो वो उसको निगेटिव कर रहा है कि भाई उससे मत लिया कर, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें उसको बोली। अब वो लड़का हो गया निगेटिव।
बच्चे हैं, नए नए बिगनर हैं, उनको कुछ पता होता नहीं है। वो जाके उसने राहुल भाई को बता दिया कि भाई भैया बताना मत, लेकिन मेरे को आप ऐसे से बोल रहा था वो बंदा। तो उससे क्या हुआ, अब राहुल भाई को, ऑफकोर्स राहुल भाई को गुस्सा क्यों नहीं आएगा। ये लोग वो हैं, जब ये बराबरी नहीं कर पाते ना तो ये पीछे बुराई करते हैं। सेम सिचुएशन ऐसी हुई। अब वहां से लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भाई राहुल भाई ने जो है बादल भाई के लिए ऐसा बोला। अरे बादल भाई का नाम कहां लिया उसने? मैं क्या गंजा हूं क्या? मेरे को कहीं टकला दिखाई दे रहा तुम्हें मेरा? कोई कह रहा था कि गंजा है, ऐसे भी कमेंट आ रहे थे। भाई कहां तुमको मेरा टकला गंजा दिखाई दे रहा है क्या? ये नकली बाल है क्या मेरे? तो बकवास करने के लिए पता नहीं, समझ में नहीं आता क्यों ये लोग लड़ाई करवाते हैं आपस में, क्यों ये झगड़ा करवाते हैं। सेम चीज ऐसी हुई थी उस दिन, मैंने जो बोला था कि कुछ लोग ऐसे हैं क्रिमिनल हैं, इनको फॉलो मत करो, सब्सक्राइब मत करो, मिलियन। भैया राजवीर का कहीं नाम ही नहीं था उसमें, राजवीर को मैंने बोला ही नहीं है। किसी चूतिया ने उठा के जो है वहां से जो है मेरा फोटो लगा दिया कहीं पर। वो लगाया क्या, वो किसी एक दो यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो है बकवास कर बाजी करी है वहां से। मैंने नाम लिया था उसका? नहीं लिया था ना। बेफालतू में उसको पता नहीं क्या क्या मैसेज करके उसको ट्रोल करने लगे, उसको परेशान करने लगे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अब मैं देख रहा हूं ये क्या है, ये ऐसे नाली के कीड़े हैं कुछ लोग इसमें, जिनका की काम है यहाँ मेरे को चढ़ाएंगे, यहाँ उसको चढ़ाएंगे, यहाँ उसको चढ़ाएंगे, आपस में ये करा देते हैं कंट्रोवर्सी। लफड़े में किसी का फट्टे में टांग अड़ाना नहीं है भाई। मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। मेरा राजवीर भी मेरा भाई है, राहुल भी मेरा भाई है, सब मेरे भाई हैं जितने भी हैं। मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला था। जिसके बारे में बोलता हूँ मैं चौड़े में बोलता हूँ भाई। अगर मुझे किसी के बारे में बोलना है तो मैं चौड़े में बोलता हूँ। बादल किसी से डरता नहीं है। ये बैंचो 70 सेंटीमीटर के बच्चे आके अगर मेरे को ज्ञान सिखाने लग जाए कि बादल तू डर गया, ये हो गया, बादल के सामने आना कभी और तब बोलना बादल को। जिसके कान पे ये हाथ पड़ता है ना उसके पिछवाड़े से खून निकलता है। तुम्हें शायद पता नहीं है बादल के बारे में। बादल बैंचो पहाड़ी शेर है, डरता नहीं है किसी को देख के। मेरे को धमकी मत देना भाई, और इतने बड़े क्रिमिनल नहीं हो तुम कि कोई भी मेरे को धमकी दे दो। तुम्हें शायद ये नहीं पता कि क्रिमिनल को भी मैं जो है ट्रेनिंग देता हूं। कितने बड़े बड़े जो रॉडी सीटर हैं उनको, वो भी मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं। आईपीएस, ज्वाइंट सीपी, इंस्पेक्टर, ये सब मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं। मैं कभी किसी को धमकी नहीं देता, मैं उसको जानता हूं, इसको जानता हूं। लेकिन तुम्हें औकात दिखा सकता हूं मैं 2 मिनट में। सामने आके बोलो, यहाँ पे टाइप करके कुछ भी बकवास कर देते हो, ये ऐसा है, ये दोगला है, ये ऐसा है। भाई दोगला है, तेरे घर से कुछ लेके आया मैं? मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर से कुछ लेके आया मैं? तुम्हारे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पिछवाड़े पे लात पड़ेगी, मैं मार देता हूँ ब्लॉक। मेरे को कोई भी फालतू कमेंट करता है तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। नॉलेज मैं उन्हीं को दूंगा जो ढंग से बात करेगा, जो ढंग से प्यार करेगा। भाई सिंपल सी बात है, मैं करता हूँ साफ सुथरी बात, मुझे इधर की उधर बात करनी आती नहीं है। मैं प्यार से समझाता हूँ। और मैं एक चैलेंज खुला करता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि बादल डर गया तुमसे, तो बादल के सामने आके बोलो जरा जो बोलना है। तुम्हें बादल बताएगा कि बादल चीज क्या है। बेटा ऐसी नाम नहीं है मेरा, हल्क। मेरे को मालूम है किसके साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे करना है। तो थोड़ा सा अपनी औकात में आ जाओ। कुछ लोग, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, थोड़ा अपनी औकात में आ जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। एंड माय न्यू कोच मुकेश सर। हेलो मुकेश सर। वैसे मेरे को हेलो देखो, ये तो फॉर्मेलिटी सी होगी मेरे लिए। मैं कल भी सर के पास आया था और हमने बैठकर जस्ट बात करी थी कि मेरे को प्रेप करनी है। मैंने बताया कि क्यों मेरे को प्रेप करनी है। बहुत ओल्ड स्कूल फीलिंग है, ऐसी फील हो रहा है कि मैं नरेला आया हूँ अपना जिम करने। वही ओल्ड स्कूल प्लेट, ओल्ड स्कूल पूरा, जिसको बोलते हैं ना बॉडी बिल्डिंग वाइब जिसे कहते हैं। दैट्स वाई यहाँ इतने सारे बॉडी बिल्डर तैयार करे सर ने। पीछे देखो, किसी के बैकग्राउंड में कुछ होता है, किसी के बैकग्राउंड में कुछ होता है। यहाँ देखो, जगह भी नहीं है मेडल रखने की। और सर के बारे में मैं क्या इंट्रोड्यूस करूँ, मतलब अच्छा नहीं होगा मैं अगर बताऊंगा कौन है भाई। अपना गूगल पे जाके लिख लो मिस्टर मुकेश सिंह गहलोत, नहीं तो इंडियन आर्नोल्ड लिख देना, आपको पता चल जाएगा कौन है। आप क्या कहना चाहोगे सर? कुछ भी। अरे आर्नोल्ड बहुत बड़ी लीजेंड है भाई, मैं तो उनके धूल के बराबर भी नहीं हूँ। और बैठो। अरे सर, और लीजेंड तो मैं नहीं हूँ, आप सब लोग जो एथलीट हैं वो लीजेंड है। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं हूँ तो मतलब अभी हम थोड़ा सिटी टाइप जगह पे है, बट मेरे को लिटरली ऐसी वाइब आ रही है कि मैं कहीं ओल्ड स्कूल जगह पर हूँ। और मतलब सर से पहली बार मिल रहा हूँ मैं, पहली नहीं दूसरी तीसरी बार मिल रहा हूँ, बट एक्चुअल में आज प्रॉपर इतना टाइम सर ने दिया है और अच्छा लगा मेरे को एक्चुअल मिल के। नहीं, मैंने देखा था आपको स्टेज पे इस बार। हाँ, और
परफॉर्मेंस बेटर ही थी लास्ट ईयर से, और अच्छा किया आपने। सर ने बोला नेक्स्ट टाइम जाओगे और अच्छा करोगे। हाँ, तो अभी हम देखते हैं भाई थोड़े टाइम में कि मेरे को आगे प्रेप करानी है या कौन सा कंपटीशन खेलना है, वो धीरे धीरे पता चल हाँ, जाएगा जल्दी आपको। आपको अपडेट करेंगे। हाँ, बाकी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, योर न्यू स्टूडेंट सर। बिल्कुल, और मेडल के साथ आना, एक मेडल आपको लगा अरे। देंगे यहाँ पे। मतलब आज तो मैंने प्री वर्कआउट ले लिया, पर आगे से मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर देख के लोगों को। यहाँ माहौल ऐसा है। हाँ, मॉल आप देख रहे हो, कुछ नहीं चल रहा, गाने वाने। मैं भी अपने हेडफोन लाया था तो मैं उतार दिया, मैं कहा छोड़ो यार, आज ऐसे ही करके देखते हैं वर्कआउट। क्योंकि मैं नॉर्मली अपने जिम में अकेला वर्कआउट करता था हमेशा, सब अपना अलग अलग कहते थे। बट यहाँ पर थोड़ा माहौल ऐसा है, हर दूसरा बंदा एथलीट मिलेगा आपको, हर दूसरा बंदा स्टेज पे खेलता हुआ मिलेगा। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, बट आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत सारी वीडियोज़ आएगी, बहुत सारी ट्रेनिंग के सेशन आएंगे, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और बस हम करके दिखाएंगे। हाँ, कहना करके कुछ नहीं हाँ है। सर। तो भाइयों अब बात करते हैं कि क्यों मैंने अपने कोच को चेंज किया। ये बात मैं आपसे कल भी कर सकता था जिम में, बट मेरा मन नहीं किया। मैंने सोचा यार मैं घर जाता हूँ, पहले एक दिन का रेस्ट लेता हूँ आराम से, फ्री टाइम में जब मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए आप लोगों को, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं अभी हूँ नरेला अपने घर पे, कल ही आ गया था मैं, और अभी शाम होने वाली है। तो अभी मेरे को लगा कि यार ठीक है, अब एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने अपने कोच को चेंज किया। ये टॉपिक भाइयों मेरे लिए बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना, क्योंकि जो कोच है अंकुर शर्मा, जो मेरे साथ रहे हैं पिछले 1.5-2 सालों से, वो बहुत बड़ा पार्ट है मेरी बॉडी बिल्डिंग पूरी जर्नी का थी। और मैं चाहता था, क्योंकि मेरे को आदत लग गई थी, कोई एक इंसान हो जो हफ्ते 2 हफ्ते में, अगर मैं किसी के अंडर ट्रेन कर रहा हूँ तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार मैं करूं वर्कआउट, और एटलीस्ट मेरे को देख ले या मेरी थोड़ी हेल्प करा दे या मेरा वर्कआउट करा दे। तो ये चीज़ें होने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी पिछले बहुत टाइम से। और इसमें ना तो सर की कोई गलती है, क्योंकि सर भी अपना चीज़ें कर रहे हैं और मैं भी अपनी चीज़ों में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक रीज़न था जो कि कोई ऐसा रीज़न है नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के पास अगर ट्रेन करूँ, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से आदत है कि मैं जिसके पास ट्रेन करूँ ना, तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार है ना मेरे सामने हो वो इंसान। जैसे अभी मुकेश सर के पास मैंने जाना स्टार्ट किया है, मैं एक ही बार गया हूँ जहाँ मैंने वर्कआउट किया है। तो मुकेश सर और मेरे जिम का जो गैप है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो मैं ईज़िली वहाँ पर जा सकता हूँ विदिन 5 मिनट के अंदर, और वहाँ पर ट्रेन कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो अगर मेरे को प्रेप करनी ही है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रेप करनी है, तो इस चीज़ में मेरे को थोड़े से डिसीजन लेने पड़ेंगे। और मैं चाहता था, क्योंकि मेरे को आदत लग गई थी, कोई एक इंसान हो जो हफ्ते 2 हफ्ते में, अगर मैं किसी के अंडर ट्रेन कर रहा हूँ तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार मैं करूं वर्कआउट, और एटलीस्ट मेरे को देख ले या मेरी थोड़ी हेल्प करा दे या मेरा वर्कआउट करा दे। तो ये चीज़ें होने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी पिछले बहुत टाइम से। और इसमें ना तो सर की कोई गलती है, क्योंकि सर भी अपना चीज़ें कर रहे हैं और मैं भी अपनी चीज़ों में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक रीज़न था जो कि कोई ऐसा रीज़न है नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के पास अगर ट्रेन करूँ, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से आदत है कि मैं जिसके पास ट्रेन करूँ ना, तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार है ना मेरे सामने हो वो इंसान। जैसे अभी मुकेश सर के पास मैंने जाना स्टार्ट किया है, मैं एक ही बार गया हूँ जहाँ मैंने वर्कआउट किया है। तो मुकेश सर और मेरे जिम का जो गैप है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो मैं ईज़िली वहाँ पर जा सकता हूँ विदिन 5 मिनट के अंदर, और वहाँ पर ट्रेन कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो अगर मेरे को प्रेप करनी ही है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रेप करनी है, तो इस चीज़ में मेरे को थोड़े से डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपने सारे वीडियो देखे, अब हम एक एक करके छोटी छोटी कुछ बातें हम कर लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो HSF एक्सपो था जीत सलाल वाला, उसके बारे में थोड़ी सी चीजें मैं बता दूं। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता। रोहित चौहान जो था, जिसके ऊपर वो टेबलेट उसके अंदर पाई गई थी, जिसपे एलिगेशन लगे थे, उसने भाई ने कल परसों एक लाइव किया था रात को। लाइव बहुत लंबा था, मैंने रिकॉर्ड भी करा था। मैं लाइव डालता तो आपकी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैं थोड़ा सा बता दूं, उस भाई का ये कहना है मैं नेक्स्ट कोई शो की तैयारी कर रहा हूं नेचुरल की,
और जो मेरी एचएसएफ में तैयारी से थी उससे भी तगड़ी तैयारी में लेके आऊंगा। गेम का नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा, कभी एचएसएफ वाले वहां मेरे साथ कुछ गड़बड़ करा दें। तो उस भाई ने लाइव आके ये सारी बातें कही थी एचएसएफ के बारे में, जीत सलाल के बारे में। उसका ये कहना है, भाई सुमित मेरा दोस्त भी है, सुमित गिल जो सरदार जी हैं जिसपे एलिगेशन लगाए थे सात्विक पांडे ने, वो मेरा बचपन से दोस्त भी है पहले से और मेरा कोच भी है। इन्होंने आपसी बहस के चक्कर में चलते हुए मेरे को फंसाया है। तो इस तरह का उनका लाइव रहा था। वो लाइव का मेरे पास रिकॉर्ड भी था, बहुत लंबा लाइव था। आप फिर ज्यादा लंबा लाइव देख नहीं पाते, बोर हो जाते। तो ये था एचएसएफ की कहानी। बाकी उनका कहना कि इंडिया में एचएसएफ नहीं कराना, और मैंने एचएसएफ के ऊपर इतने वीडियो इसलिए बनाए दोस्तों, आप लोगों को सच्चाई सारी नहीं मालूम होती। जो और भी एथलीट थे, जो भी उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, उन्होंने सबको ब्लॉक कर दिया, जीत सलाल ने भी, एचएसएफ वालों ने भी। तो वो किसी का जवाब ही नहीं दे रहे थे। तो जवाब देना हक बनता है। और 10 दिन का रीटेस्टिंग का एक जो रूल था वो उन्होंने इस गेम के रिजल्ट आने के बाद डिलीट कर दिया, वो रूल हटा दिया आपने इससे। तो उन्होंने बहुत सारी एथलीट के साथ गड़बड़ करी, इसलिए मैंने ये आवाज लॉन्ग टाइम तक इंस्टाग्राम पे भी उठाई, थोड़ा मैंने उनका हंसी मजाक भी बनाया जानबूझ के, ताकि मेरा मानना ये है जो 20-20 हजार रुपए की ठगाई एक एथलीट के साथ हो रही है, जो कोई यूट्यूबर दिखा के राजी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक कोर फिट लैब वाला यूट्यूब चैनल है, उसने मेरे एक वीडियो पे कमेंट भी करा कि इन्होंने मेरे को कॉल करके परेशान किया कि भाई ये वीडियो प्राइवेट कर दे। उसने उसके खिलाफ एचएसएफ के गेम के अंदर वो था, उसने वीडियो बनाई थी। तो इन्होंने लोगों को कह कह के, जो इनके जानकार थे, सात्विक पांडे के जानकार थे, उनसे कह के वीडियो हटवाए, डिलीट करवाए, लोगों को ब्लॉक किया। बहुत एथलीटों को इन्होंने परेशान किया है एचएसएफ वालों ने। मैं आज भी एक बात कहना चाहता हूँ एचएसएफ वालों को, मैं एचएसएफ में आने वाले एथलीटों को, भाई सोच समझ के आना। देखो मैंने एक चीज आप लोगों को सच्चाई बताई है, 30 से 40 दिन पहले अगर कोई भी एथलीट अपनी स्टेरॉइड की साइकिल बंद करके 40 दिन के बाद वो उसकी बॉडी में नहीं मिलेगा, वो टेस्ट में नहीं फंसेगा, वो पूरा साल नेचुरल नहीं है, वो आपसे आगे हमेशा रहेगा। तो आप 20-20 हजार रुपए मत दो भाई, ऐसे गेम का बहिष्कार करो जब तक ये गेम पूरा शीशे की तरह साफ नहीं होता। इसमें रूल रेगुलेशन अच्छे होने चाहिए। साल के बीच में इनको एथलीट पकड़ने पड़ेंगे, ना कि गेम से पहले एथलीट कभी हाथ नहीं आएगा। स्मार्ट माइंड एथलीट होते हैं सब। तो इसलिए मैंने इतनी लंबी आवाज उठाई थी। अगली बात करते हैं भाई इंडियन हल्क बादल को लेके। इंडियन हल्क बादल की राजवीर फिटनेस सीरीज के साथ जो अभी कंट्रोवर्सी बन गई थी, तो कुछ यूट्यूबरों ने डायरेक्ट उनके एक दूसरे का पोस्टर ला दिया कि इनकी ये है। हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग वहीं बनी थी, लेकिन अभी दोनों साइड से मामला शांत है। लेकिन उसके बाद भी इंडियन हल्क बादल अगर कोई वीडियो या कोई लाइव करता है तो उसके कमेंट में लोग राजवीर राजवीर लिखते हैं, और राजवीर की जो वीडियो है उसके कमेंट में लोग इंडियन हल्क बादल लिख के गाड़ियां वाड़ियां दे देते। तो ये ज्यादा कहानी इसलिए भी आगे बढ़ जाती है। तो कमेंटों की वजह से राहुल फिटनेस को भी गुस्सा आ गया था। तो ये सारी कहानी चल रही है। बाकी कुलदीप यादव का बारे में मैंने बताया, अभी काफी आगे पॉपुलर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास IFBB प्रो जब एथलीट स्टूडेंट के रूप में जैसा। हाँ, एक चीज और दोस्तों में बताना भूल गया, नरेंद्र यादव जो हैं अपने, नरेंद्र यादव इससे पहले IBBF में खेलते थे। अब की बार वो दिल्ली के अंदर शेरू क्लासिक में खेल लेंगे, सॉरी मुंबई के अंदर। मुंबई में जो प्रो शो होगा कि नहीं होगा बात की बात है, लेकिन वहां प्रो कार्ड तो दिए जाएंगे, प्रो गेम तो होना ही है प्रो कार्ड के लिए। तो वहां पे जो अपने नरेंद्र यादव है वो भी अपना ये गेम खेलने वाले हैं, नरेंद्र यादव। और नरेंद्र यादव यार मसल मास मोनिस्टर है अपने इंडिया के, एक अलग ही लेवल की उनकी बॉडी है। एक इससे जो अगला वीडियो में लाऊंगा ना दोस्तों, वो IBBF है, और ये जो IHF, ये जो शेरू क्लासिक वगैरह हो रहे हैं जिसके लिए आप ओलंपिया का रास्ता चुनते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में भी बताऊंगा। और कुछ वीडियो स्पेशल इससे अगला ही में लेके आने वाला हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको। जैसे कि पहले सुनीत यादव भी IBBF का ही एथलीट था, अब वो भी शेरू क्लासिक वगैरह खेलता है। अभी उनका कोई पक्का पता नहीं हमें, मुंबई में खेलेंगे या बाहर खेलेंगे, लेकिन इस तरह की तैयारी चल रही है कि इतने मसल मास मोनिस्टर जब अपने शेरू क्लासिक में खेलेंगे तो गेम देखने का भी मजा आएगा और खेलने में भी मजा आएगा। तो नरेंद्र यादव भाई जो है अब की बार मुंबई में गेम खेलेंगे IHF में, तो ये भी एक मजे की बात होने वाली है। बाकी दोस्तों कमेंटों की वजह से भी काफी ज्यादा फाइट हो जाती है, और मेरा बहुत लॉन्ग टाइम के बाद अपडेट मैंने इसलिए दिया क्योंकि मेरे खुद के भी कुछ काम रहते हैं, मैं भी इधर उधर आता जाता रहता हूँ, बिजी रहता, तो मेरे अपडेट लेट हो जाते हैं। अब कोशिश करूंगा हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो तो जरूर आप लोगों को ले दूं। एक वीडियो नहीं, 2 वीडियो और आने वाले हैं जो मुझे स्पेशल आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बनाने हैं। जो एक पीछे सवाल उठा था नपुंसकता वाला, ये वो, उनके ऊपर मैं एक अच्छा वीडियो आपको प्रैक्टिकल जल्दी देने वाला हूँ।
तो आज के सारे अपडेट यही थे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।